हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 3, ठीक है, पार्ट नंबर 3 वीडियो है। इधर आज हम कंप्लीट करेंगे द स्ट्रगल टू सर्वाइव। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ फ्रांस सोसाइटी, कैसे फ्रांस सोसाइटी जो है वो कैटेगराइज्ड है फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट्स एंड थर्ड स्टेट्स में। आज हम देखेंगे कैसे ये स्ट्रगल करेंगे जीने के लिए, ठीक है, फ्रांस की सोसाइटी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फ्रांस की पॉपुलेशन जो है वो क्या हो गई थी, बढ़ के हो गई थी, एक मिनट, बढ़ के हो गई थी 23 मिलियन, ओके, 1715। अब ये 28 मिलियन हो गई है 1789 में, यानी कि इंक्रीज़ हुआ इनका पॉपुलेशन। तो इससे क्या होगा, डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड रैपिड इंक्रीज़ होगी फूड ग्रेन्स की, लोगों को और खाना चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है। प्रोडक्शन ग्रेन्स की जो है वो जैसे इंसान की पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके साथ वो भी नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है। तो डिमांड क्या हो रहा है, लोगों की सप्रेस हो जा रही है, लोगों को खाना नहीं पहुंच पा रहा है। ब्रेड की प्राइस जो है वो क्या हो जाएगी, एक स्टेपल डाइट थी, वो मेजॉरिटी लोग जो है वो उसका अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा ब्रेड की प्राइस। बहुत सारे वर्कर्स जो हैं एम्प्लॉयड हैं लेबरर्स की तरह, यानी कि मजदूरी कर रहे हैं वर्कशॉप्स में, जिनकी ओनर ने फिक्स करी है, उनकी वेजेस को फिक्स करा है, बट वेजेस जो है वो चल नहीं पा रही है बिल्कुल सेम स्पीड में जिस तरह से प्राइस जो है ब्रेड की बढ़ रही है। सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, जैसे मान लो एक ब्रेड है, उसकी प्राइस 20 रुपीज़ है, और एक मज़दूर जो है वो कुछ काम करता है, वो कमा रहा है कुछ 25 रुपीज़, ठीक है। तो उसकी 20 रुपीज़ जो है वो खाने पीने में चले जा रही है, 5 जो बच रहा है वो उसको अपने डेली लिविंग पर्सनल खर्च में वो ऐड कर सकता है। तो ये मीट नहीं कर पा रहा है एक्सपेंसेस, ठीक है, अपने डेली लाइफ रूटीन के साथ ब्रेड नहीं खरीद पा रहा है। सो ये जो गैप है बिटवीन पुअर एंड रिच जो है वो क्या हो जा रहा है, और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, वाइड होती जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, सिचुएशन जो है और ज़्यादा वर्स हो जा रही है, और इससे ड्रॉट आ रही है और हेल आ रही है। अच्छा, ठीक है, ये सिचुएशन वर्स हो गया। अब कभी ऐसा होता है कि सीज़न, ठीक है, सीज़न कभी ऐसा होता है कि कभी बहुत ज़्यादा अकाल आ गई, ठीक है, उस दिन बारिश नहीं हुई, हार्वेस्टिंग अच्छी नहीं होगी, ठीक है, इससे हार्वेस्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जितनी आउटकम निकलनी चाहिए हार्वेस्ट से उससे रिड्यूस प्रोडक्शन होगी। तो इससे क्या हो जाएगा, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ जाएगी। सब्सिस्टेंस क्राइसिस मतलब होता है कि लोगों के पास बेसिक मीन्स ऑफ लाइफ, ठीक है, खाने पीने का खाना नहीं मिलेगा डेली, ठीक है, खाने पीने की जो थ्रेटन्ड हो जाती है आपको, मान बेसिक नेसेसिटीज़ क्या होती है, जैसे खाना, पानी, या फिर आपके कपड़े हो गए, शेल्टर हो गई, उस चीज़ को आपको कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए या आपकी थ्रेटन्ड हो जाए, उस चीज़ को हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस, ठीक है, मरने वाली हालत हो जाती है। तो ये फ्रांस में बहुत ही कॉमन हो गया था, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपको ओल्ड रिजिम में फ्रांस में ये देखने को मिल जाएगा। तो ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस है, ये एक्टिविटी है, आप इसको करना। यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ में यहाँ पे फूड रायट्स, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, ठीक है, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स, राइजिंग फूड प्राइसेस, वीकर बॉडीज़, इस बॉक्सेस में आपको सूटेबल मैच करके आपको फिट इन करना है, आप इसको घर पे करना, ठीक है। जैसे बैड हार्वेस्ट हो गया, उस दिन फसल अगर अच्छी से नहीं आई तो क्या होगा, आपको समझना है कि इसमें स्कार्सिटी ऑफ फूड्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर राइजिंग फूड प्राइसेस हो जाएंगे, अब कमी हो जाएगी फूड की, तो क्या होगा, फूड का प्राइस भी बढ़ जाएगा क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। सामान कम है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इससे क्या होगी, फूड रायट्स होंगे, ठीक है, दंगल होंगी, ठीक है, नंबर, फिर बहुत सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इससे बहुत सारे लोगों की डेथ होगी। बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो फिर खा नहीं पाएंगे, तो इसके इनकी बॉडी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, मैलनरिश्ड हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हर चेन ऑफ इवेंट्स जो होगा वो फॉलो करेगी। द ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस टू एंड टू प्रिविलेजेस। अब यहाँ पे जो मिडिल क्लास जो थे ना वो ग्रो कर रहे थे, जो कि थर्ड स्टेट के कुछ लोग थे, इनको लगेगा कि हमें थर्ड स्टेट्स में जो टैक्स पे करना, फिर फ्यूडल ड्यूज़ देना, फिर और भी सर्टेन प्रिविलेजेस जो प्रोवाइडेड थी फर्स्ट स्टेट्स एंड सेकेंड स्टेट्स को, इसको ख़त्म हो जानी चाहिए। इस चीज़ को ये क्या करते थे, एंडोर्स करते थे, और इस तरह का विज़न वो आगे की तरफ एक फ्रेंच सोसाइटी में देखते थे, ठीक है। तो आप पास में देखोगे पीजेंट्स वर्कर्स जो पार्टिसिपेट करते हैं इस रिवोल्ट्स में, कि प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई है, खाने की कमी हो गई है,
ठीक है, बट दे लैक द मीन्स एंड द प्रोग्राम्स टू कैरी आउट द फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। अब आपको कोई भी चीज़ में, ठीक है, प्रोटेस्ट करना है, आपको प्राइजेज़ जो राइज़ हो गई है उस चीज़ को प्रोटेस्ट करना है, या फूड की कमी हो गई उस चीज़ को प्रोटेस्ट करना है, तो उस चीज़ के लिए आपको एक मास स्केल में प्रोटेस्ट करनी, तभी तो आपकी आवाज़ सरकार के पास पहुँचेगी और लोगों के पास पहुँचेगी। आप अगर एक लेवल तक करोगे तो वो चीज़ तो कवर होगी ही नहीं कि आप ये चीज़ करो, लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह का कोई ऐसा था नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं थी जिसको फुल मेजर्स में की जाए और लोगों को पता चल सके कि पेरिस के लोग को क्या स्ट्रगल से जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो काम था, ये इकोनॉमिक ऑर्डर जो है ये कितनी क्योटिक हो गई थी इस समय। तो ये जो काम किसको दे दी गई थी, ये दे दी गई थी थर्ड स्टेट से कुछ ऐसे प्रॉस्परस सेक्शंस के लोगों को जो काफ़ी एडुकेटेड थे। ठीक है, उनकी सोच थी, वो पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, उनकी दिमाग में न्यू आइडियाज़ आ रहे थे। तो वो क्या की जाएंगी, वो उनके बिहाफ में अपनी एक न्यू आइडियाज़ को प्रोड्यूस करेंगे जो कि पहली बार अर्थ में की जाएगी, जिसने कभी भी ऐसी बातें नहीं की होगी। उस न्यू आइडियाज़ की यहाँ पे वो प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो 18th सेंचुरी क्या करेगा, विटनेस करेगा, ऐसे कुछ लोग जो हैं वो शुरू होंगे एमर्ज होना, जिसको हम बोलेंगे मिडिल क्लास, जिसको हम बर्जुइज भी बोलते हैं। ठीक है, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as the woolen and silk textiles that were either exported or bought by the richer members of the society। तो ये मिडिल क्लास वही हैं जो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, मतलब मान लो फ्रांस के थे तो फ्रांस से जाकर वो इटली में या कोई भी अदर पार्ट ऑफ यूरोपियन या फिर एशिया के कंट्री से या अफ्रीका के कंट्री से क्या करें, ओवरसीज़ ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ट्रेडिंग करने के बाद जितनी भी रेवेन्यूज़ वो अर्न कर रहे हैं, ठीक है, उनसे वो क्या हो रहे हैं, वो जो वेल्थ जनरेट हुआ उनसे वो काफ़ी रिच हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो या फिर उसके अलावा बहुत सारे मैन्युफैक्चरर जो थे उन्होंने गुड प्रोड्यूस करा, ठीक है, सच एज वुलन करा या सिल्क टेक्सटाइल्स करा या इसको एक्सपोर्ट किया, इम्पोर्ट किया। ठीक है, तो फिर इससे क्या हो गया, वो रिच बन गए। तो ऐसे ही बहुत सारे रिच मेंबर्स जो थे थर्ड स्टेट्स के सोसाइटी में, तो इन्होंने क्या करा, ये रिच थे, बस इतना पता चल रहा है। ठीक है, थर्ड स्टेट में रिच लोग भी थे और एजुकेटेड भी थे। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, अब हमने पढ़ लिया मर्चेंट्स के बारे में। मर्चेंट्स वही होते हैं जो व्यापारी होते हैं, जो इधर से उधर ट्रेड करते हैं। मैन्युफैक्चरर्स जो सामान को बनाते हैं। थर्ड स्टेट्स इंक्लूडेड प्रोफेशंस, अब थर्ड स्टेट्स में प्रोफेशंस भी थे, जैसे लॉयर्स हो गए और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी हो जाएंगे। तो ये सब जो एडुकेटेड लोग थे, ठीक है, ये बिलीव करते थे कि हमारे सोसाइटीज़ में, ठीक है, प्रिविलेज्ड जो बर्थ से मिलती है, जो चर्च वाले हैं, जो चर्च उनके बच्चे हुए, या फिर मान लो जो नोबिलिटी है उनके बच्चे हुए, फिर से नोबिलिटी बन जाएंगे, फिर उनको फ्यूडल ड्यूज़ दी जाती है और भी बहुत सारे गिफ्ट्स देने पड़ते हैं, रेंडर करनी पड़ती है सर्विसेज। ठीक है, ये प्रिविलेज बाय बर्थ को ख़त्म हो जानी चाहिए। इन्होंने ये चीज़ के बारे में चर्चा की, आइडियाज़ दिया। रैदर पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, इसलिए कोई इंसान को अगर आप कभी प्रिविलेजेस दे रहे हो तो ये उनकी मेरिट पे बेस्ड होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में होनी चाहिए। ठीक है, ना कि वो उस चीज़ में बर्थ हो रहा है उस चीज़ में बेसिस होनी चाहिए। सो ये आइडियाज़ जो था ये एनविसेज करते थे, यानी दूरदर्शी किसने देखा था, सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज। ठीक है, तो ये क्या इन्विसेज कर रहा है, ये दिखा रहा है, ठीक है, ये आगे की रीज़न ये शो कर रहा है कि हमारी जो सोसाइटी है उधर आज़ादी होनी चाहिए और बिल्कुल बराबर कानून होना चाहिए सबके लिए। ऐसा नहीं है कि जो राजा के घर में बॉर्न हुआ है तो वो राजा की तरह ट्रीट होना चाहिए क्योंकि वो वहाँ से बॉर्न हुआ है, नहीं, वो उसे वैसे ही ट्रीट, अगर उसे रिस्पेक्टफुल चाहिए तो उसके मेरिट के बेसिस में मिलनी चाहिए। इक्वल लॉज होनी चाहिए सबके लिए, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। तो ये बिल्कुल आप देखोगे तो आर्टिकल 14 में हमारी है, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड लॉ, आर्टिकल 16 एंड 14 यहाँ पे हमारी फंडामेंटल राइट्स दी गई है। तो ये जो बात है ना, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, इक्वल लॉज, तो ये बिल्कुल हमने फ्रांस से ये आइडियाज़ को हमने सीखा है, हमने इसे लिया है, वे पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स। और ये जो फ़िलासफ़ी, ये जो बात बोली है, ये ऐसे फ़िलासफ़र्स ने बोला है जिनका नाम था जॉन लॉक एंड जीन जैकेस रोजियो। ठीक है,
In his two treatises, the government Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right. तो आप अगर देखोगे तो जॉन लॉक ने टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट एक बुक लिखा है जिसमें इन्होंने एक सिद्धांत यानी प्रिंसिपल डिवाइन, ठीक है, डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट, जिनको कंप्लीट राइट दी गई है मोनार्की, उस चीज़ को उन्होंने रिफ्यूट किया, यानी कि एक्सेप्ट नहीं किया है, टोटली डिनाई करा है। रोज़ो ने कैरी करी इस आइडिया को बिल्कुल आगे की तरफ, प्रपोज करा कि जो गवर्नमेंट बेस्ड होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, लोगों के बीच में और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, ठीक है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया है, तो आपको पता चल गया होगा, रोज़ो ने दिया है। तो आपको नाम याद रखना है कि किसने क्या लिखा है। जैसे टू ट्रीटाइजेस मैंने क्या बताया, जॉन लॉक ने लिखा है। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा है, तो फिर ये जीन जैक्यूज रोज़ो ने लिखा है। आप रोज़ो भी सिर्फ बोल सकते हो, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसमें लोगों और रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में दी हुई है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। फिर स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये मोंटेस्क्यू ने दिया है। इसमें बताया है कि डिवीज़न ऑफ पावर्स होनी चाहिए, ठीक है, स्पिरिट ऑफ लॉज में, ताकि डिवीज़न ऑफ पावर्स रहेंगे तो इससे हम क्या कर सकते हैं, टायरनी को एक लेवल एक लिमिट तक कंट्रोल किया जा सकता है। और यहाँ पे 3 अलग ऑर्गन्स बना दी जाएगी, जैसे कि लेजिस्लेटिव हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गई, एक जुडिशरी हो गई, ठीक है। इन तीनों को हम सेपरेट कर देंगे और सेपरेट करने के साथ तीनों में अलग अलग सरकार भी बनाएंगे, ताकि तीनों क्या करें, तीनों एक दूसरे में कीप ऑन चेक करें, ठीक है। तो ये करप्शन को यहाँ पे टायरनी को, ऑटोक्रेसी को यहाँ पर लिमिट किया जा सके, इसको चेक में रखा जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये वाला स्पिरिट ऑफ द लॉज जो है ये मोंटेस्क्यू ने दिया था, डिवीज़न ऑफ पावर गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये मॉडल ऑफ गवर्नमेंट जो है इसको यूएसए ने तुरंत ही अडॉप्ट कर लिया। 13 कॉलोनी जब ये डिक्लेयर किया थी इंडिपेंडेंस ब्रिटेन से, तो अमेरिका ने इसे पहले ही अडॉप्ट कर लिया था। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है इंडिविजुअल राइट्स, या हर एक इंडिविजुअल के पास अधिकार होनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है पॉलिटिकल थिंकर्स फ्रांस की। तो फ्रांस से आप देख सकते हो कितने कंट्रीज़ ने क्या करा है, मोटिवेट हुए हैं और बहुत इंस्पायरिंग था ये, ठीक है। फ्रांस ने इंस्पायर किया लोगों को, ये सब फ़िलोसफिकल आइडियाज़ देने की इनकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। अब ये जो फ़िलासफ़र्स थी, आइडियाज़ थे, ठीक है, आइडियाज़ जो थे फ़िलासफ़र्स की, इसे बहुत ही ज़्यादा डीपली सैलून्स, कॉफ़ी हाउसेस में इस चीज़ को डिस्कस की गई, लोगों में स्प्रेड की गई, बुक्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू। जो लोग पढ़ नहीं पा रहे थे उनके लिए उन्होंने क्या करा, ग्रुप में बहुत ही तेज़ अलाउड ग्रुप्स में पढ़ा, और इससे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, उनके लिए क्या हो गया, एक ब्लेसिंग की तरह हो गई, वो सुन कर ही समझने लग गए। ओके, ओह मुझे नींद आ रही है, ओह माय गॉश। एनीवेज, द न्यूज़ दैट लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर। तो अब एक और न्यूज़ आने लगी कि लुई 16 जो है वो क्या कर रहा है, वो लोगों में थोप रहा है, यानी इम्पोज कर रहा है फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। अब देखो, हमने देखा फ्रांस में अभी इस वक्त क्या चल रहा है, सबसिस्टेंस क्राइसिस चल रही है, राइट। अभी लोग जो हैं वो ब्रेड की प्राइजेस से ओवरकम नहीं हुए हैं, इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गई है। और जो फ्यूडल सिस्टम के टाइम, ठीक है, 1789 के पहले क्या हो रहा है यहाँ पर, लोग जो है सबसिस्टेंस क्राइसिस हो रही है, उसके साथ साथ जो हार्वेस्टिंग थी, ठीक है, विद ड्रॉट के चलते वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लेशन आ गई है, फूड ग्रेन्स क्या हो गया, बर्बाद हो गए, हार्वेस्ट का आउटकम इतना ज़्यादा नहीं आया, तो लोग और भूखमरी से मर रहे हैं, ठीक है। ऐसी हालत में डू यू रियली थिंक पीपल को थोड़ा भी सुनने में वो केपेबल होंगे कि सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया? मतलब ये तो बिल्कुल ही इनजस्टिस लगेगा, राइट। तो लोगों में आक्रोश आ गया, गुस्सा आ गया, और ये प्रोटेस्ट करने लगे ये सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस में कि वाई डू दे ओनली हैव टू पे टैक्सेस, ठीक है। यहाँ बात ये भी आ गई, जैसे जॉन लॉक ने बताया, एब्सोल्यूट एंड डिवाइन राइट। तो इसमें उन्होंने सोचा कि हम ही क्यों टैक्स पे करते हैं, हमारे पास इक्वालिटी लॉ क्यों नहीं है, हमारे साथ क्यों हो रहा है ऐसा अन्याय कि
कि सेकंड स्टेट फर्स्ट स्टेट टैक्स पे नहीं करें, बट वी आर ओनली पेइंग टैक्सेस। ठीक है, इनमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आक्रोश आ गई, वाई आर दे पेइंग अदर टैक्सेस एज वेल। टीथियस तो वो पे कर रहे हैं चर्चेज़ को, साथ में फ्यूडल लॉर्ड्स को भी वो क्या कर रहे हैं, फ्यूडल ड्यूज़ दे रहे हैं, उसके साथ वो रेंडर कर रहे हैं सर्विसेज। वाई, दिस इज़ द क्वेश्चन वाई दे आर डूइंग इट। ठीक है, क्वेश्चन क्यों की आ रही है। फिर यहाँ पे कुछ सोर्स ए में आपको कुछ अकाउंट्स मिलेंगे ओल्ड रेजिम की, जैसे जॉर्ज डेंटन अपनी यहाँ पे अपनी दुर्दशा बता रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो पढ़ाई करने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिल रही है, क्रिश्चियनिटी में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता क्योंकि वो एक अलग ही ये का है, कास्ट का है। ठीक है, तो इस टाइप का वो रिफ्यूज़ भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो एक अलग नोबल बर्थ का नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है उस समय। तो ये आप पढ़ना अपने घर पे ही। ठीक है, आपको इससे क्लैरिटी होगी, वहाँ की सोसाइटी की थोड़ी बहुत आइडियाज़ मिलेगी, फिर आपको पता चलेगा वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव राइट्स। ठीक है, अधिकार क्या होता है, अधिकार की क्यों ज़रूरत होती है, तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। अब यहाँ पे देखते हैं आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, ये मैं सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए गाइस, सी यू, बाय, टेक केयर।